तो आज हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस में नंबर 3 दैट इज़ रेस्पायरेशन। इसके पहले हम 2 वाइटल साइंस पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर और कल हमने पढ़ा था पल्स। आज हम नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में जो है हम नॉर्मली रेस्पायरेशन बहुत कॉमन वर्ड है, जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से। रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये हम वाइटल साइन में क्यों डालते हैं? आपके ख्याल में ये वाइटल साइन में क्यों है? हाँ, हमने पहले कहा था कि वाइटल साइंस को हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो यानी कि सांस लेना जो है वो जिंदगी की एक अलामत है। कोई बंदा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है तो हम उस उसके उस एक्शन पे उसकी ज़िंदगी और मौत जो है वो तय कर सकते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ लाइफ। तो इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है वाइटल साइन में। अब ये जो है एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है और कल हमने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी। इसका जस्ट वो नंबर देखा था कि बच्चों में जो है वो ब्रीदिंग रेट या रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होता है। जितना उम्र बढ़ता जाता है रिस्पायरेटरी रेट कम होता जाता है। ठीक है। जैसे बच्चों में कितना होता था, बताओ? बच्चों में नॉर्मली रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है? कल हमने बात की। नहीं, वो तो उनका हार्ट बीट था, रिस्पायरेटरी रेट की बात कर रहे। हार्ट बीट तो अलग था ना, वो 130 टू 150 होता है। हाँ हाँ, सांस लेना 40 टू 60 था ना, 40 टू 60 था, 40 था, 40 टू 60 के बीच में आ रहा है। मतलब जितनी उम्र कम होती है उतना आपका रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होता है। जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी उतना आपका रिस्पायरेटरी रेट कम होता जाएगा। ठीक है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं 12 टू 18 जो है ये एडल्ट्स की बात हो रही है, जिसकी उम्र 10-12 साल से ऊपर हो, 15 साल से। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि जो टीन्स के बाद हो, यानी कि 40 तक। आप आसानी से ये समझ लें कि 18-19 से लेके 40 साल तक या 45 साल तक इस एज के जो लोग हैं उनका, बल्कि ऊपर भी, उसके ऊपर भी आप जाओगे तो उनका रिस्पायरेटरी रेट इतना होता है। ये एक एवरेज आपको बताया जा रहा है। जैसे कि हर बार मैं आपको कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का 12 हो या 18 हो, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। किसी का 14, 15, 16 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस रेंज के बीच में आएगा। अच्छा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि 18 तक ही हो, 19, 20, 21 भी हो सकता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल महदूद कर लें। आसपास की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, ऐसा है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे 40 पे चला गया, 50 पे चला गया, एक नॉर्मल बंदे का, नॉर्मल तो उस वक्त नहीं होगा अगर वो इतना ज़्यादा है, लेकिन अगर एक एडल्ट है और उसका रिस्पायरेटरी रेट 40, 50, 60 आ रहा है तो मतलब उसकी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसको कोई ना कोई मसला होगा। या तो वो एक्सरसाइज करके आया होगा तो वो नॉर्मल है, जब वो रेस्ट करेगा बैठेगा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे बैठा हुआ है आराम से और फिर भी उसकी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ है या बहुत ज़्यादा कम है, तो वो आपको डिफरेंट चीज़ें, मसलों का बताते हैं। इसीलिए ये रिस्पायरेटरी रेट हमें पता होना चाहिए कि हम एक मरीज़ को कब सांस के मसले में एंटर करेंगे, मतलब उसका सांस का मसला कब हम इंडिकेट करेंगे कि ये अभी मसला है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है। सो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो ब्रीदिंग में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, इनहेलेशन इन एक्सहेलेशन। ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना। अच्छा, इसको हम एक और भी नाम कहते हैं। इनहेलेशन को अक्सर हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है। इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, यानी सांस लेना। ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो? ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं। और एक्सहेलेशन इसका उल्टा प्रोसेस है, जिसको हम दूसरा नाम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों गैसेस का एक्सचेंज होना ब्रीदिंग कहलाता है। सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हवा हम इनहेल करते हैं तो उसमें से हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए,
तो आपको क्या लगता है, ये हम हमारी बॉडी को जो हम इनहेल करते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करती है बॉडी, या फिर पूरी हवा इनहेल करती है? देखें, हवा में ना बहुत ज़्यादा, अगर आप एयर की कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं। जैसे उसमें नाइट्रोजन होता है अबाउट 79%, बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन 79%। इसी तरह ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ 0.003%, यानी बहुत कम होता है। ये जब हम इनहेल करते हैं ना तो सारी की सारी गैसेस हम इनहेल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब है। लेकिन बॉडी को उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अबाउट 21%, ये होता है 0.003%, ठीक है। लेकिन बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो जब हम एक्सेल करेंगे तो ये एज इट इज वापस आएगा, नाइट्रोजन एज इट इज 79 के 79% ही वापस आएगा। ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए तो 21% में से बॉडी 5% ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी ड्यूरिंग एक्सेलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब हम एक्सेल करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, जो हवा हम एक्सेल करते हैं ना उसमें ऑक्सीजन होता है 16%। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा होके आता है, क्योंकि पहले से भी बॉडी में स्टोर हो चुका होता है, तो ये ज़्यादा होके आता है। ये अबाउट 15% होता है या इतना कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा होके आता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात नहीं करते, वो सारी की सारी गैसेज होती है। लेकिन हमारी बॉडी को जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या मतलब उसी का एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए हम उस चीज़ को फोकस करते हैं और उसी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक कि उसमें इतना कुछ नहीं है रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन में आपने अगर एक नॉर्मल बंदे का आप रिस्पायरेशन चेक कर रहे हैं, या अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आप किसी बंदे के वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, तो रिस्पायरेशन उसमें से एक मेजर उसका हिस्सा है जो आपने चेक करना होता है। बहुत इजी है। क्या इजी है? या तो आप यहाँ पे ऐसे नाक के पास जो है वो हाथ रख के उसका सांस लेने की जो रफ्तार है वो चेक कर सकते हैं, या फिर उसके चेस्ट को देख के चेस्ट कितनी दफ़ा ऊपर नीचे जाता है ये आप चेक कर सकते हैं। और उसको आपने 1 मिनट तक काउंट करना होगा। जैसे आप एक बंदे को देख रहे हैं, सामने आपका मरीज बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आप 1 मिनट तक उसका ये चेस्ट मूवमेंट ऐसे देखोगे और काउंट करोगे कि 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा ऐसा मूवमेंट कर रहा है। दैट इज़ योर रेस्पायरेशन। अब आपकी पीपीटी में ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बताया हुआ है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस हम कैसे लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है, ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। आपके ख्याल में कैसा होगा, यानी कि हम जब सांस लेंगे, सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन बॉडी में ऐसी क्या चेंजेस आएंगी कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसा क्या चेंजेस आएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये होता है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो दो दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक बंदे का ये चेस्ट कैविटी ड्रॉ करें। आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है कभी पहले स्कूल वगैरह में? अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ना कि सांस लेने का जो निज़ाम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, नोज़, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, अल्विलाई, लंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल इट इज़ अ नेक, यहाँ से जो है आपका ट्रेकिया आता है और ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे आपका इसी तरह लेफ्ट लंग होता है और यहाँ पे आपका राइट लंग होता है, और बीच में यहाँ पे वो हार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, इसके नीचे ये वाला जो मसल है ये हमारे एब्डोमेन को, ये पेट को और ऊपर के चेस्ट कैविटी को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। इट इज नोन एज डायफ्राम। अच्छा, और हमारे चेस्ट के ऊपर जो
रिब्स है, रिब्स, यहाँ इसके ऊपर ऐसे रिब्स होते हैं। कितने पैर होते हैं रिब्स के? 12 पैर होते हैं। टोटल रिब्स कितने होंगे? 24 होंगे, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे सांस लेने में और हमारी सांस छोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कौन सी चीजें? रिब्स, और रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, और नीचे का डायफ्राम। ये दोनों चीजें हमें सांस लेने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो यहाँ से होता है। अब ये हमने देखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये हमें हेल्प कैसे करते हैं कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें होंगी। एक जो है इसमें, एक इसमें हमारा होगा डायफ्राम, ठीक है। और डायफ्राम जो है एक मस्कुलर बेल्ट होता है, जैसे एक बेल्ट होता है ना, उसी तरह का हमारे थोरैसिक और एब्डोमेन के बीच में एक बेल्ट है। और यहाँ पे दूसरी जो इसमें चीज है वो है इंटरकॉस्टल मसल्स। व्हाट इज इंटरकॉस्टल मसल्स? देखें, इंटरकॉस्टल मसल्स फॉर एग्जांपल ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, ठीक है। इसके बीच में आपको ऐसे मसल्स मिलेंगे। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। मसल्स बिटवीन द रिब्स, इट इज नोन एज इंटरकॉस्टल मसल। दो, हाँ, दो रिब्स है, इसके बीच में आपको मसल्स मिलेंगे ऐसे। तो ये जो मसल्स है इसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें, ये भी मसल है, ये भी मसल है, ये दोनों हमें हेल्प करेंगे सांस लेने में, सांस छोड़ने में। अब डायफ्राम की अगर हम बात करें, या अगर हम इनहेलेशन पहले देखें, ड्यूरिंग इनहेलेशन ऐसे ही करते हैं। इनहेल जब हम करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम के साथ क्या होता है? डायफ्राम नॉर्मली ऐसे शेप में होता है, जैसे इसको कहते हैं डूम शेप। डूम का मतलब क्या होता है? डूम शेप। डूम का मतलब होता है गुंबद। जो गुंबद होता है ना मजार के ऊपर, उसको कहते हैं डूम। तो ये नॉर्मली जब हम यानी कि सांस नहीं ले रहे तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब जब हम इनहेल करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं हवा इनहेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनहेलेशन से पहले क्या होगा? ये जो डायफ्राम है पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम क्या होगा? स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट मतलब कंट्रैक्ट हो गया। जब ये ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये रिलैक्स होता है। अब ये क्या होगा? ये कंट्रैक्ट होगा, और कंट्रैक्ट जब ये होगा तो ये किस शेप में आ जाएगा? स्ट्रेट शेप में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। साथ साथ एक और काम होता है, वो होता है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ, और ये भी इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब हम सांस लेते हैं तो ये बाहर की तरफ आते हैं, ऐसे बाहर की तरफ आते हैं ना। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, कोई बंदा सांस ले रहा हो तो उसका चेस्ट ऊपर नीचे जाता है। तो जब हम सांस ले रहे होते हैं, ये इंटरकॉस्टल मसल रिब्स को बाहर की तरफ लेके आ रहे होते हैं। तो इनहेलेशन के दौरान, अच्छा, मूव्स आउटवर्ड, मूव्स आउटवर्ड, दो चीजें हो गई। इनहेल करने से पहले क्या होता है? डायफ्राम नीचे चला गया, और ये जो चेस्ट वॉल है ये बाहर आया। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल पहले डायफ्राम ऐसा था, तो यहाँ पे इतनी जगह थी, ठीक है। डायफ्राम ऐसे हो गया तो जगह ज्यादा हो गई, ठीक है। और जो रिब वॉल है ये पहले इतना अंदर की तरफ था, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा बाहर आया, फिर भी जगह ज्यादा हो गई। तो जब जब हम इनहेल करते हैं ना, तो ये दोनों चीजें जब कंट्रैक्ट होती है तो अंदर स्पेस बढ़ता है, ठीक है, स्पेस बढ़ गया, और हवा का जो प्रेशर है वो अंदर, जब उसके लिए स्पेस बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा है एनवायरनमेंट में। आपने पढ़ा होगा चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जब अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर ज्यादा है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी और हम सांस लेते हैं, फर्स्ट इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ये भी जो है वो हम यहाँ भी ऑक्सीजन इनहेल।
मतलब दोनों की मदद से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। कैसे? ये बाहर की तरफ आया, ये डायफ्राम नीचे चला गया, अंदर स्पेस बढ़ गया, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ मतलब एक रश करके अंदर चली गई। ठीक है, सो ये पहला इनहेलेशन। अब जब हमने इनहेल किया फिर क्या होगा? फिर हम एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने में क्या होगा? ये जो डायफ्राम नीचे गया था, स्ट्रेट हो गया था, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। चेस्ट वॉल जो बाहर की तरफ आया था वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो अंदर जो हवा ज्यादा हो गई थी उसके ऊपर एक धक्का सा पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो बाहर की तरफ आएगी हवा। इसी तरह हम एक्सहेल करेंगे। ठीक है, तो जब आप एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है वो पहले स्ट्रेट हो गया था ना, अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स में ये किस शेप में होगा? डूम शेप में होगा। और जब हम डूम शेप में डायफ्राम आ जाएगा तो मतलब नीचे से इस तरह एक धक्का पड़ेगा ना, और जो चेस्ट वॉल बाहर की तरफ आई थी वो भी वापस जाके प्रेशर पड़ेगा। तो अंदर जो हवा ज्यादा हो गई थी उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और हवा बाहर की तरफ आएगी। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी। और यहाँ भी आप देखेंगे तो एक्सहेलेशन के दौरान ये जो चेस्ट वॉल है ये बैकवर्ड जाएगा, और जब बैकवर्ड जाएगी दीवार तो ये भी हमें एक्सहेल करने में जो है वो हेल्प करेगी। सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान। दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में सांस लेने सांस छोड़ने में हमें दो चीज़ें हेल्प करती है, एक डायफ्राम, एक हमारे इंटरकॉस्टल मसल। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स बाहर की तरफ आएंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा अंदर। अच्छा, अंदर प्रेशर नेगेटिव हो गया ना, कम हो गया। इसीलिए ह्यूमन ब्रीदिंग को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी कहते हैं। अक्सर आता है वाई ह्यूमन ब्रीदिंग इज नोन एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि जब हम सांस ले रहे होते तो अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी। जब हवा अंदर गई फिर हमने एक्सचेंज करवाया, वो लंग्स में होता है। ठीक है, तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पे, रिब्स अपनी जगह पे, तो अंदर की तरफ एक प्रेशर पड़ेगा और हवा बाहर आएगी। ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसका वो सिंपल। अच्छा, रिस्पायरेशन में आप क्या चेक करोगे? बंदे के चेस्ट मूवमेंट जो हमने अभी, यही इनहेलेशन एक्सहेलेशन, या फिर आप उसका नाक के आगे भी हम चेक करते हैं। सो इट इज। अच्छा, फिर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमने देखनी है। पीपीटी देना। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था टेकी। टेकी का मतलब क्या था? कल मैंने आपको टी से बताया था कि टी से आप याद रखेंगे एक वर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक ये याद रखें, जब ये वर्ड आता है ना इसके साथ, यानी कि एपनिया, अपनिया, ऐसे अल्फाज जब आते हैं ये हमें ब्रीदिंग का बताएंगे। इधर सुनो, आप नहीं लिख रहे हो? हाँ, पीपीटी में है लेकिन अच्छा ठीक है। टेक एपनिया, टेक एपनिया जो है, देखो ये एपनिया या इस तरह का जो लफ्ज जब आता है इसका मतलब होगा ब्रीदिंग। ठीक है, हाँ, इसका मतलब होगा ब्रीदिंग। जैसे हमने वो कल कार्डिया का वर्ड पढ़ा था, कार्डिया मीन्स हार्ट, जब ये आएगा तो इसका मतलब होगा ब्रीदिंग। ठीक है, अब इसके साथ कल हमने पढ़ा था टेकी कार्डिया, ये है टेक कैप्निया। टेकी कार्डिया का मतलब होता था फास्ट हार्ट बीट, तेज तेज हार्ट बीट। ठीक है, ये है टेक कैप्निया। टेक कैप्निया में आप फास्ट ब्रीदिंग कह सकते हो या क्विक ब्रीदिंग कह सकते हो। ठीक है, क्विक ब्रीदिंग जब बहुत ज्यादा तेज सांस लेंगे, दैट इज फास्ट ब्रीदिंग। अच्छा, इसी तरह इसके उल्टा हमने एक पढ़ा था ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे है ब्रेडिप्निया, मतलब स्लो ब्रीदिंग, स्लो सो सांस लेना। ठीक है, लेकिन वो भी स्लो, ऐसा स्लो नहीं कि हम नॉर्मल बैठे हुए और स्लो सो सांस लेते हैं, वो नहीं। जब बिल्कुल ही बंदा बहुत कम सांस ले रहा हो उसको कहते हैं ब्रेडिप्निया। ठीक है, स्लो ब्रीदिंग। अच्छा, इसी तरह होता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन,
हाइपर का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे रिस्पायरेशन है, तो इस रिस्पायरेशन को आप वेंटिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हाइपर वेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होगा, हाइपर, हाँ, और वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन में क्या लिखा हुआ है, ओवर एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, ओवर एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड डीप ब्रीथ। जब आप बहुत ज्यादा इतना तेज सांस ले, बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग करते हो, गहरी सांस, कि आपकी जो आपके जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाए। मतलब जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो ना, तो गुब्बारे की एक नॉर्मल लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा जाओगे तो गुब्बारा फटने का वो होता है। इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ लेते हो और आपके जो लंग्स है वो ओवर एक्सपेंड हो जाए, यानी बहुत ज्यादा फूल जाए, उसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, और इसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, कम इन, ओके। इसी तरह होता है हाइपो वेंटिलेशन, ओवर, हाइपर और हाइपो यानी वो इसका उल्टा होगा। हाइपो में अंडर एक्सप्रेशन, बिल्कुल सांस बहुत कम सांस ले, बहुत कम। ठीक है, तो उसमें वो लंग्स बिल्कुल, मतलब उसके अंदर हवा ही प्रॉपर नहीं जा रही होती, उसको कहते हैं हाइपो वेंटिलेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें होता है काइनी, या लोग अक्सर इसको चाइनी भी कहते हैं, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग। काइनी स्ट्रोक में क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, काइनी स्ट्रोक, स्ट्रोक ब्रीदिंग, काइनी स्ट्रोक ब्रीदिंग में एक सांस, यानी एक या दो सांस आप तेज लेते हो, फिर स्लो लेते हो, फिर तेज लेते हो, फिर स्लो लेते हो, यानी इररेगुलर रिदम, जिस तरह कल हमने पढ़ा था ना, इररेगुलर रिदम। एक चीज रेगुलर होती है नॉर्मल रेंज में, हर हर सेकंड बाद आपका दिल जो है वो धड़कता है, तो वो एक रेगुलर रिदम में है। ठीक है, नॉ एबनॉर्मल या इरेगुलर क्या होगा, कि आप कभी 1 सेकंड के बाद फिर 2 सेकंड का वक्फा, फिर 3 सेकंड के बाद फिर 4 सेकंड, ऐसे कोई रेगुलर रिदम नहीं होता। तो इसमें भी चैनी स्ट्रोक में क्या होता है, आप एक दफा बहुत ज्यादा तेज और गहरी सांस लेते हो, फिर आप स्लो सांस लेते हो, फिर गहरी सांस लेते हो, फिर स्लो सांस लेते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये चैनी स्ट्रोक। अच्छा, इसी तरह होता है डेस्पनिया। डेस्पनिया या डेस्क का वर्ड जहां आता है ना, डी, देखो डी से स्टार्ट होता है ना, आसान करके मैं बता रहा हूं, डी से स्टार्ट होता है, डी से आप डिफिकल्ट याद रखो, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल। डेस्पनिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल होना। अब किस वजह से हो सकता है सांस लेने में मुश्किल, मेरे लंग कैंसर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, निमोनिया है, बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वक्त भी सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ये डिस्पनिया कहलाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मुश्किल होना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है अर्थोपनिया। व्हाट इज अर्थोपनिया, हाँ, हाँ, उसकी वजह से भी होता है अर्थोपनिया। व्हाट इज अर्थोपनिया, एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। जैसे अभी हम खड़े हुए, या जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हो, इसमें हम सांस सही से ले सकते हैं। अगर कोई बंदा जिसको सांस लेने का मसला हो, इस पोजीशन में या तो खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो वो सांस सही ले रहा है। अगर वो लेट गया तो उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। या अर्थोपनिया ये भी होता है कि एक बंदा जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, बैठा हुआ है तो उठ गया, लेटा हुआ है तो उठ गया, तो उसको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इसी तरह वो भी होता है ब्लड प्रेशर, उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब आप बैठे हुए हैं या आप लेटे हुए हैं और अचानक आप उठ गए, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको चक्कर आता है। ठीक है, तो इट इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यहाँ पे हम सांस लेने की बात करते हैं, अर्थोपनिया। अर्थोपनिया का मतलब एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट और स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है,
यानी आप जब पोजीशन चेंज करते हो ना तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, दैट इज अर्थोपनिया। ठीक है, चेंज इन ब्रीदिंग, चेंज इन ब्रीदिंग विद चेंजिंग पोजीशन आप कह सकते हो, विद चेंज इन पोजीशन। ये उसका ये हो गया पल्स। अच्छा पल्स नहीं, सॉरी, रेस्पायरेशन। इसमें बहुत इजी चीज़ है, कुछ भी इसमें, जैसे पल्स में थोड़ा बहुत कुछ साइड से याद रखने तो ये चीज़ें थी। हाँ इसमें, हाँ इतना ही है। इसमें क्या है, नहीं नहीं बंद करो, अब आगे पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर एक है, ब्लड प्रेशर भी, वो भी इजी है, 2-3 स्लाइड है बस। अच्छा हाँ हाँ, रिस्पायरेशन में आप क्या देखोगे, बंदे का ब्रीदिंग पैटर्न देखोगे, सांस कैसे ले रहा है, तेज सांस ले रहा है, स्लो सांस ले रहा है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल क्या होगा, 12 से 18, 12 से 20, 21, इतना ही नॉर्मल होता है। बच्चे हैं तो बच्चों का 40, 50, 60 इतना हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो आप जितना, अगर इन्फेंट है या न्यू बॉर्न है तो उनका ज़्यादा होता है, जैसे 1 साल से कम बच्चे होते हैं तो उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होता जाता है, 20, 30, 40, पहले 40 होता है, फिर 30, फिर 20, फिर 12 से 18, इस में चलता रहता है। ठीक है, तो एट इज अ वाइटल साइन। अच्छा हो गया, लिख लिया।